नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। मैं हिमांशु पार्थवी अचीवर्स में आपका स्वागत करता हूं और मैं आपके लिए लेकर आया हूं हिंदी के बारे में संपूर्ण सिलेबस जो होता है उसके बारे में बताने के लिए। कैसे क्या यूपीपी के एग्जाम में आएगा, यूपी कांस्टेबल में क्या क्या आना है, और आपके लिए बहुत बढ़िया ऑफर है इस बार यूपीपी के एग्जाम को क्रैक करने का। ठीक है बच्चों, 32,679 पोस्ट आई हुई हैं। ठीक है, इसमें लग जाइए, बहुत ही अच्छा एग्जाम है आपके लिए और इसकी तैयारी जोरदार करिए। जोरदार तैयारी करने के लिए हमारी टीम आपके साथ लगेगी, आपको पूरा सिलेबस कवर कराएगी। इससे रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चन, फुल टॉपिक, एक एक टॉपिक के बारे में पूरा डिस्क्राइब किया जाएगा, सब कुछ बताया जाएगा। ठीक है बच्चों, जैसे कि हम लोग हिंदी के बारे में जानते हैं, हिंदी में क्या क्या आता है क्या नहीं आता है वो सब जानेंगे। पूरा सिलेबस जो भी हिंदी का संबंधित जितना भी सिलेबस है वो सब आज हम आपको बताएंगे। फिर नेक्स्ट टाइम से आपको एक एक टॉपिक वाइज उस क्लास में एक एक टॉपिक को पूरा डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है बच्चों, तो पहला हमारा की आती क्या है, हिंदी व्याकरण। ठीक है, हिंदी व्याकरण आती है आपके एग्जाम में। हिंदी से संबंधित कम से कम यूपीपी के एग्जाम में 37 से 38 क्वेश्चन आते हैं। कितने आते हैं? 37 से 38 क्वेश्चन आते हैं, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो आपको नंबर गेन करने में बहुत ही मदद करते हैं। आप अगर इसको थोड़ा सा भी ध्यान दे ले, अच्छे से पढ़ ले, तो आप इसमें पक्का है 37 में 34, 35 या 37 में 37 भी कर सकते हैं। और भी सब्जेक्ट जो आते हैं जिनमें आप पूरे नंबर नहीं ला सकते, मगर हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको पढ़ के आप पूरे नहीं तो कम से कम 38 में 35 नंबर तो आराम से ला सकते हैं। ठीक है, तो आइए जानते हैं कि हिंदी में है क्या क्या और क्या क्या हमें पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। ठीक है बच्चों, हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में हम लोग पढ़ेंगे हिंदी वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत स्वर पढ़ेंगे, व्यंजन पढ़ेंगे, अल्पप्राण, महाप्राण, अघोष और घोष पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हिंदी वर्णमाला में ये सब पढ़ने के बावजूद कुछ चीजें और हैं वो भी पढ़ेंगे। फिर आता शब्द रूप। शब्द रूप में आपका संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय। अव्यय अव्यय कितने प्रकार के? 5 प्रकार के होते हैं, वो भी इसके अंतर्गत आएंगे, वो भी हम लोग पढ़ेंगे, है ना बच्चों। और आता है वाच्य और काल। ठीक है, क्रिया के रूप और समय। समय कैसा? भूत, वर्तमान और भविष्य। वाच्य, वाच्य कैसा वाच्य पढ़ेंगे इसमें हम लोग? वाच्य के अंतर्गत कृत्यवाच्य, भाववाच्य और कर्मवाच्य। कैसा वाच्य? कर्मवाच्य। 3 वाच्य हैं, तीनों वाच्य इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। ठीक है, काल। काल में आपको होता है क्या? भूत, वर्तमान और भविष्य, ये चीज पढ़ेंगे। क्रिया के रूप। क्रिया किस किस रूप में होते हैं? रचना के आधार पर क्रिया कितने प्रकार की होती है? ऐसे क्रिया कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। ठीक है बच्चों, और पढ़ेंगे कारक चिन्ह। क्या पढ़ेंगे? कारक चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं, कैसे इनका प्रयोग किया जाता है, इनकी पहचान कैसे करते हैं, इसके बारे में जानेंगे। फिर पढ़ेंगे लिंग। लिंग में स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग जो आते हैं वो पढ़ेंगे। और आता वचन। वचन कैसा है? एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ठीक है, और पढ़ेंगे संज्ञा और सर्वनाम का रूपांतरण। क्या पढ़ेंगे? संज्ञा सर्वनाम का रूपांतरण। संज्ञा सर्वनाम जो है ये सब किसके अंतर्गत आती है, ये भी जानना बहुत जरूरी है। जैसे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ये हमारे विकारी के अंतर्गत आते हैं। विकार के आधार पर 2 भागों में बटा गया है, विकारी और अविकारी। ठीक है, अविकारी में हमारा अव्यय आता है। अविकारी में क्या आएगा? हमारा अव्यय आएगा। और विकारी में क्या आएंगे? ये 4 चीजें जो आपकी बची हुई हैं, ये सब किसके अंतर्गत आएंगी? ये सब विकारी के अंतर्गत आएंगी। ठीक है, आगे जब हम लोग क्लास पढ़ाएंगे तो उसमें आपको एक एक चीज बताएंगे कैसे क्या है, किसके अंतर्गत क्या चीजें आती हैं, जो कि आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। कभी पूछ लेता आपसे विशेषण कैसा है, विकार के आधार पर, अविकारी है, अविकारी है, अव्यय है, कैसा है। अगर आपको पता है
तो आप टिक कर लेंगे, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप टिक नहीं करेंगे, आपको पता भी नहीं रहेगा कि हमें क्या टिक करना है। और पढ़ेंगे उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग और प्रत्यय, उपसर्ग क्या होते हैं, प्रत्यय क्या होते हैं। उपसर्ग प्रत्यय आपने जैसे आपने इंग्लिश में प्रीफिक्स और सुफिक्स पढ़ा है, वही उपसर्ग और प्रत्यय होते हैं। ठीक है। संधि और समास, शब्दों का मेल और विग्रह। ठीक है। संधि कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की। इसमें भी स्वर संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि। फिर विसर्ग स्वर संधि कितने प्रकार की होती है, 5 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, 5 प्रकार की होती है, ये भी जानेंगे। ठीक है। विसर्ग संधि और व्यंजन संधि ये पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे समास। समास कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है। समास कितने प्रकार के होते हैं, इनकी पहचान कैसे करते हैं। ठीक है। जैसे अव्ययभाव समास, बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, ये सब पढ़ेंगे। उसके बाद शब्दों का मेल और विग्रह। विग्रह मतलब ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। समास में क्या होता है, विग्रह किया जाता है। संधि में क्या होती है, 2 शब्दों का मेल होता है। विराम चिन्ह, वाक्यों में सही चिन्हों का प्रयोग, यानी विराम चिन्ह जो है, विराम चिन्ह पढ़ेंगे कौन कौन से होते हैं, जैसे कॉमा हो गया, पूर्ण विराम हो गया, विस्मयादिबोधक चिन्ह हो गया, क्वेश्चन मार्क हो गया। ये कहां कब प्रयोग करने हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे और ये जानेंगे कि कौन कौन से विराम चिन्ह होते हैं। ठीक है। और इसके आगे देखते हैं शब्द ज्ञान। क्या पढ़ेंगे, शब्द ज्ञान। शब्द ज्ञान में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तद्भव पढ़ेंगे, तत्सम पढ़ेंगे, संस्कृत और हिंदी के शब्द, संस्कृत और हिंदी के शब्द पढ़ेंगे। ठीक है। तत्सम क्या होता है, हमारा संस्कृत का रूप होता है, और तद्भव क्या होता है, ये हमारा बिगड़ा हुआ रूप है। ये क्या है, हमारा बिगड़ा हुआ रूप है। इसी तरह पढ़ेंगे पर्यायवाची, पर्यायवाची और विलोम शब्द। विलोम शब्द में क्या है, समानार्थी शब्द पढ़ेंगे और विपरीतार्थी शब्द पढ़ेंगे। समानार्थी जो एक तरह के होते हैं, विपरीतार्थी क्या, जो विलोम शब्द होते हैं। पर्यायवाची आपने पढ़ा ही है। ठीक है। नहीं पढ़ा है तो हम पढ़ाएंगे, बताएंगे। जो इंपॉर्टेंट होंगे आपके एग्जाम में, जो आते हैं, अधिकतर पूछे जाते हैं, उनसे संबंधित वो सब चीजें बताएंगे, विलोम शब्द बताएंगे। और आता है अनेकार्थक शब्द, एक शब्द में विभिन्न अर्थ। अनेकार्थक मतलब एक शब्द होता है, इसमें उसके बहुत सारे अर्थ निकलते हैं। ठीक है। ऐसे वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द, यानी वाक्यांश, आपको वाक्यांश दिया होगा, उसकी जगह पे एक शब्द बताना होगा, वो पढ़ेंगे। वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में आते ही आते हैं। हर टॉपिक से लगभग एक नया क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। ठीक है। समरूपी भिन्नार्थक शब्द, सुनने में समान लेकिन अर्थ में भिन्न होते हैं, यानी सुनने में समान होते हैं मगर उनके अर्थ भिन्न होते हैं। जैसे क्या पढ़ा है, कीर और कर और कीर, ऐसे तो पढ़े नहीं पढ़े हैं। और क्या आता है इसके आगे देखेंगे, अशुद्धि शोधन और वाक्य रचना। अशुद्धि शोधन और वाक्य रचना। अशुद्धि शोधन में क्या होता है, कोई वाक्य दिया होगा, वो अशुद्ध होगा, उसमें कोई चीज एक अशुद्ध लिखी होगी, वो पहचानना है। फिर उनको हमें उसमें से छांट के बताना है कि इसमें से कौन सा सही है या कौन सा गलत। या फिर आपको शुद्ध वाक्य दे देगा, पूछेगा, अशुद्ध वाक्य दे देगा, पूछेगा इनमें से कौन सा शुद्ध वाक्य है, उसकी पहचान कीजिए। ठीक है। अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, लिंग वचन व्याकरण संबंधी त्रुटियां को सुधारना, यानी वाक्य में क्या क्या त्रुटि हो सकती है। लिंग संबंधित त्रुटि है, वचन संबंधित त्रुटि है, व्याकरण संबंधित त्रुटि है। ये जो हम लोग पढ़ेंगे तब आप जानेंगे कि कैसे इनकी पहचान की है। ठीक है। और पढ़ेंगे मुहावरे और लोकोक्तियां, अर्थ और सही प्रयोग। मुहावरे, मुहावरे पढ़ेंगे, लोकोक्तियां पढ़ेंगे। अभी मुहावरे और लोकोक्तियों में अंतर क्या होता है ये भी जानेंगे आगे चल के। जैसे पढ़ते जाएंगे हम लोग टॉपिक वाइज, देखते जाएंगे, एक एक टॉपिक पढ़ते जाएंगे, आपका क्लियर होता जाएगा कि लोकोक्तियां क्या होती हैं, मुहावरे क्या होते हैं। ठीक है बच्चों। और पढ़ेंगे काव्य सौंदर्य। ठीक है। काव्य सौंदर्य, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में। ये इनसे कहीं ना कहीं हर बार एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है, एक क्या कम से कम 2-3-4 क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, जिसमें रस से अलग आता है, छंद से अलग आता है, अलंकार से अलग आता है। ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे रस, काव्य सौंदर्य में रस पढ़ेंगे।
रस में क्या क्या, श्रृंगार, वीर, करुण आदि रसों की पहचान करेंगे। ठीक है, रस, रस कितने प्रकार के होते हैं भरत मुनि के अनुसार? 8 प्रकार के, ऐसे 9 प्रकार के होते हैं। ठीक है, श्रृंगार रस, वीर रस, करुण रस, रास रस, रौद्र रस, ठीक है, हास्य रस, ये सब आपके रस हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। छंद, छंद में क्या कहता है? दोहा, चौपाई, सोरठा आदि ये सब पढ़ेंगे। छंद में कैसे हैं? सममात्रिक है, विषम मात्रिक है, अर्धमात्रिक है। ठीक है, छंद के अंतर्गत ये सब दोहा चौपाई सब किसके अंतर्गत आते हैं? ये पढ़ेंगे। ठीक है, रोला हो गया, सोरठा हो गया, चौपाई हो गई, दोहा, दोहा का उल्टा क्या होता है, दोहा में प्रत्येक छंद में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं, सोरठा में प्रत्येक छंद में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं। ठीक है, ऐसे आपसे पूछ लेता है चौपाई में प्रत्येक चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं। कभी आपसे इनसे मात्राएं निकालने के लिए देता है, कभी आपसे मात्राएं निकालने के लिए दे देगा, कभी इनकी मात्राएं काउंट करने के लिए आ जाती हैं। यानी आपको एक दे देगा, सेंटेंस दे देगा, वाक्य बना हुआ, फिर उसमें आपको मात्राएं लगानी है। मात्रा लगाने के बाद आपको पहचानना है कि ये कौन सा है, दोहा है, छंद है, चौपाई है, सोरठा है। अगर आपने अच्छे से पढ़ा, अच्छे से समझा, तो जरूर से और कहते हैं कि आप पेपर में करके आएंगे और प्रश्न को सही करके आएंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अलंकार। अलंकार में कौन कौन सा? अनुप्रास, यमक, उपमा, रूपक और बहुत सारे हैं। ठीक है, अनुप्रास अलंकार, ये सब अलंकार के भेद हैं। कितने प्रकार के होते हैं अनुप्रास अलंकार? कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार होता है और अर्थालंकार होता है। ठीक है, शब्दालंकार होता है और अर्थालंकार होता है। फिर शब्दालंकार के अंतर्गत ये जो भी आते हैं, अनुप्रास है, उपमा है, रूपक है, जो आगे आप पढ़ेंगे उनको समझेंगे। कभी कभी आप पेपर में आपसे यही पूछता है सीधे सीधे, किन निम्न में से अनुप्रास अलंकार दे दिया, पूछेगा कौन सा अलंकार है? शब्दालंकार है, अर्थालंकार है, उभयालंकार है। ठीक है, तो आगे चल के इनकी क्लास करेंगे, क्लास करेंगे, उनसे समझेंगे तो आप उनकी पहचान भी कर लेंगे। ठीक है बच्चों, और आता है हिंदी साहित्य। हिंदी साहित्य और विधि, हिंदी साहित्य और विधि, इसमें क्या क्या है आपका? प्रसिद्ध कवि और लेखक हैं। क्या है? प्रसिद्ध कवि और लेखक हैं, उनकी प्रसिद्ध रचनाएं और पुस्तकें। किसकी? जो कवि हैं, लेखक हैं, उनकी प्रसिद्ध रचनाएं और पुस्तकें पढ़ेंगे। ठीक है, और पढ़ेंगे हिंदी भाषा की पुरस्कार। कौन कौन से पुरस्कार दिए जाते हैं? ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, जो भी पुरस्कार हैं आगे पढ़ेंगे, उनको समझेंगे। ठीक है, और कहीं ना कहीं आपके पेपर में पुस्तक से हर बार कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आता है आपके पेपर में। आता नहीं आता है? हर बार किसी न किसी कवि के बारे में जरूर पूछा जाता है। जयशंकर प्रसाद के बारे में, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बारे में, तुलसीदास के बारे में, सूरदास के बारे में। ठीक है, और इसके बाद पढ़ेंगे अपठित गद्यांश। अपठित बुद्ध होता है गद्यांशों पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देना। ठीक है, आपके पास एक गद्यांश आता है, गद्यांश को पढ़ते हैं, पढ़ के समझते हैं, समझने के बाद आपके पास उनसे ही संबंधित क्या आते हैं? प्रश्न आते हैं। अगर आपने उस गद्यांश को समझ लिया, ऐसा नहीं होता कि एक गद्यांश दिया हुआ है, आपने पढ़ा और बस नीचे प्रश्न दिया, उसमें से उत्तर मिल गया। कभी कभी ऐसा होता है कि नीचे प्रश्न दिया था, ऊपर आपको उत्तर डायरेक्ट मिल जाता है। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि आप प्रश्न कुछ और होता है, उत्तर कहीं और होता है। ठीक है, उस स्थिति में क्या करते हैं हम लोग? उसको समझना पड़ेगा। अगर आप उसको समझेंगे तभी उसका आंसर दे पाएंगे। ठीक है बच्चों, और आता है हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं, सामान्य परिचय। ठीक है, हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं। ठीक है, अब हिंदी से संबंधित क्या है? भाषाएं हैं, भाषाएं हैं, उनके बारे में जानना होता है। जैसे कौन सी? मगधी, मगधी, अर्धमागधी। ठीक है, अर्धमागधी पढ़ा नहीं पढ़ा इनके बारे में? पैसाची, अपभ्रंश, ये सब क्या है? इनके अंतर्गत भाषाएं आती हैं। ठीक है, अब हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ है? सबसे पहले कौन सी भाषा आई थी, इसके बारे में पूछता है। सबसे पहले क्या आई थी? संस्कृत आई थी। संस्कृत के बाद क्या आई थी? पाली आई थी। क्या आई थी? पाली आई थी।
कभी कभी इसी का क्रम आपसे पूछता है। पाली, फिर कौन सी आई थी? प्राकृत आई थी। प्राकृत के बाद क्या आया था? अपभ्रंश आया था। फिर अपभ्रंश के बाद क्या थी? सौरसेनी। क्या थी है? सौरसेनी। ठीक है बच्चों, क्या थी है? सौरसेनी। ठीक है, फिर इसके अंतर्गत ये मागधी है, अर्धमागधी है, पैसाची है, ये सब चीजें आती हैं। समझ रहे हैं? अगर आपने इसको पढ़ा, इसको समझा, तो जरूर हम पक्का करते हैं, पक्का मतलब कि 99% हम कहते हैं क्या कि आप पेपर अच्छे से सॉल्व करके आएंगे। उनसे संबंधित अगर प्रश्न आए तो आप उसका उत्तर जरूर जरूर देकर आएंगे। ठीक है, 1% नहीं कह सकते हैं, क्योंकि 1% में आप जानते ही हैं कभी प्रश्न ऐसा पूछ लेता है कि हमारे आउट ऑफ सिलेबस हो जाता है, जो हमारे समझ से बाहर होता है ना बच्चों? तो वही 1% इससे बाहर रहेगा, वरना इससे संबंधित अगर कुछ भी आता है, कोई भी प्रश्न आता है, तो आप उसको जरूर सॉल्व कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो फिर यही हमारा सिलेबस था आज का। ठीक है, यही 5 सिलेबस क्या क्या है हमारा हिंदी व्याकरण में, आपने देखा जो जो चीजें हैं। तद्भव तत्सम शब्द ज्ञान में तत्सम शब्दम, विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द, और वाक्यांशों के लिए एक शब्द, समरूपी विध्यार्थक शब्द, अशुद्धि, वाक्यों को शुद्ध करना, मुहावरे, लोकोक्तियां। ठीक है, काव्य सौंदर्य में रस, अलंकार, छंद, दोहा, चौपाई, ये सब चीजें पढ़ेंगे। और इसके बाद हिंदी साहित्य में हम लोग प्रसिद्ध पुस्तक लेखक जैसे उनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं, रचनाएं में जो जो रचनाएं आती हैं उसके अंतर्गत वो पढ़ेंगे, अपठित गद्यांश पढ़ेंगे, और सामान्य परिचय, हिंदी साहित्य अन्य भारतीय भाषाओं का समान परिचय पढ़ेंगे। और आपके में कभी कभी एक चीज छूट गई, साहित्य। क्या? साहित्य। ठीक है बच्चों, तो साहित्य के बारे में जानेंगे, हिंदी साहित्य के बारे में क्या क्या है। ठीक है, हिंदी साहित्य के बारे में क्या क्या चीजें हैं वो जानेंगे। ठीक है, कौन सा काल है, कौन सा काल कब आया था। कभी आपसे पूछ लेता कि इस द्विवेदी युग, भारतेंदु युग, ठीक है, इन सब के कवि कौन कौन से हैं। कभी पूछ लेता कि द्विवेदी युग के कवि कौन है, तो इसके बारे में जानेंगे। ठीक है बच्चों, तो यही तक थी अपनी आज की इंट्रोडक्शन क्लास। अगली क्लास में जब हम लोग मिलेंगे तो अपना टॉपिक के साथ अपनी क्लास से स्टार्ट करेंगे, समझेंगे एक एक टॉपिक को, एक एक टॉपिक से संबंधित प्रश्न को। फिर इसके बाद आपके ये टॉपिक पूरा करने के बाद हम आपके लिए एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर आएंगे, फिर उनसे जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए होंगे, अगर प्रीवियस में पूछे गए हैं उनको सॉल्व करेंगे, उनसे भी कुछ सीखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कैसे हमें तैयारी करनी है, कैसे क्या करना है, वही क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आएंगे। ठीक है बच्चों, तो अपनी क्लास यहीं समाप्त करते हैं। आशा करते हैं ये सिलेबस आपको समझ में आया होगा। आप यूपीपी की तैयारी के लिए जोरदार कमर कस लीजिए और तैयारी जोरदार करिए, क्योंकि ये एग्जाम आपका जल्द से जल्द होने वाला है। ठीक है, जल्द से जल्द मतलब अगले 4-5-6 महीने में इसका एग्जाम जरूर जरूर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अपनी क्लास को यही समाप्त करते हैं। नमस्कार, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।